Hello students, welcome to the fifth lecture of the series on electricity magnetism for IIT JAM aspirants at this platform of Physics Foundation. I am Lalit शुक्ला। हम लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं और उस पर बेस्ड कुछ सवाल किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारे सिलेबस पे मेंशन है उसका उसके कई टॉपिक हम लोगों ने टच किए हैं और उन पे सवाल किए हैं, एक हमारी समझ बनी है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे पिछली बार सवाल भी पूछे गए हैं और 2 नंबर वाले जो सवाल होते हैं उसपे भी कुछ सवाल पूछे गए हैं। आज हम लोग कुछ एक दूसरे तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शन जिसमें सही होते हैं, वैसे सवाल भी देखेंगे और इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या चीज हमको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सब चीजों का भी डिस्कशन करेंगे और इस पे कुछ सवाल करेंगे। तो जैसे कि पहले मैं करता रहा हूं, रिगरस डेरिवेशन इज नॉट मच यूजफुल फॉर अस। तो हम लोग बहुत डिटेल में ये डेरिवेशन अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को समझने में कोई कुछ हल्का नहीं रख रहे। तो हम लोग पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। हम लोगों ने पॉइंट चार्ज समझे, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे दो बराबर लेकिन अपोजिट नेचर के फोर्स कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं अगर, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, छोटा सा कार्टून है जहां पे देखें एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये डाइपोल है और इसके साथ साथ कुछ और जो लाइंस आप देख रहे हैं ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये जो लाइन है ये उसका एक्सिस है और ये जो दूसरा लाइन है ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेंगे इस डिस्कशन में। इसके साथ साथ ये जो लाइंस देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स इनको कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये। और ये लाइंस के साथ क्या विशेषता होता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अलग अलग चार्ज के लिए हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे लाइन आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड होती हैं। लेकिन ये जब दोनों पास पास है तो ये फील्ड लाइंस कैसे कर्व हो गई हैं ये भी देखने का चीज है। इसके साथ साथ एक और आप सर्किल देख रहे हैं, तो ये जो सर्कल्स हैं ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। इक्विपोटेंशियल इसके किसी भी जगह पे आप देखेंगे तो आपको बराबर पोटेंशियल मिलेगा। तो ये पिक्चर में कई सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं और कई बार इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं या कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन रहता है जहां पे हमको ये यूज करना होता है। बाकी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो जब कोई भी चार्ज है कहीं पे तो उसकी वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका समझ हमको होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है तो हमको यहाँ सारी जगह बहुत सारा वेक्टर की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम लोग किसी डाइपोल के लिए, जैसे हमने बोल दिया कि ये हमारा डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लिया 12 है। तो एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डाइपोल का। डाइपोल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेक्टर है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये बराबर होता है 2L, मतलब सेपरेशन बिटवीन दिस, एंड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
और उसके साथ इसका डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन अगर आप याद रखना चाहें तो ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से ही होता है। अगर यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ करें, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। और यहाँ पे हम लोग देखें ये जो है इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो गया। अब हम चाहते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पे मान लो P है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमारा इंटरेस्ट है, हमको ये समझ होनी चाहिए। अब बात आती है जब हम इस तरह का बात कर रहे हैं तो या तो हम इसको डराइव करें पूरी तरह से, एक एक स्टेप डराइव करें और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको दिखाएं। ये करना मुश्किल नहीं है, समय लगेगा थोड़ा, लेकिन हम इसको कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह के डेरिवेशन से एग्जाम में क्या बेनिफिट है, आपको फॉर्मूला यूज होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी यूजफुल। तो ये डेरिवेशन है, ये उस तरह से रिगरसली प्रिपेयर करने का आपको जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्चुअली समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम इसको कंप्लीटली डराइव करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सब के लिए सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा कुछ वेक्टर है, तो हमको एक वेक्टर का फॉर्म में इसको लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड, सो वी शुड बी नोइंग दिस हाउ टू रिप्रेजेंट इट। तो हमने डायपोल मोमेंट बता दिया था, मैं इसी पिक्चर को थोड़ा एडिट करूंगा और यहाँ पे आपको कुछ दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे डराइव कर सकते हैं। तो अगर हम कह दें कि ये ओरिजिन है, ओके दिस इज ओरिजिन, तो यहाँ पे हम इसको सबको एक वेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। हम ये कहे कि ये जो वेक्टर है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम अगर इसको आर डैश कह लें, इसकी लेंथ को एल कह दें और एक वेक्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन का रूल लग जाएगा आर प्लस एल। और ऐसे पी के लिए हम लोग आर डैश प्लस एल, आर डैश हमने यहाँ डिफाइन किया। ऐसे पी के लिए अगर हम वेक्टर डिफाइन करें तो ये वेक्टर हम कह दिया, मान लो आर है, ओरिजिन से ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो सारा का सब कुछ हमको कोऑर्डिनेट में डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस डिफाइन करना चाहें, माइनस क्यू से पी के बीच का दूरी, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर डैश। और अगर ये डिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा आर माइनस आर डैश प्लस एल। ठीक है, ये सिंपल वेक्टर है, ये सब कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दीज बोथ चार्जेस। हम तो ये तो जानते हैं कि कोई एक चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों को लिख देते हैं वेक्टर फॉर्म में और उसको ऐड कर देते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, ऐसा हमने कूलाम्स लॉ में पढ़ा है। हालांकि ये जो डिस्टेंस इसके बीच का जो एल है ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा है जो आर है उससे कंपैरिजन में। सो वी कैन से दैट आर इज मच मच ग्रेटर देन एल। ओके, एल क्या है, डायपोल का लेंथ है। तो अगर हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R माइनस R डैश प्लस L और दिस इज R माइनस R डैश प्लस L Q। सिंपल सा है, इसमें कोई बात नहीं, सिंपल हमने कूलाम्स लॉ से इसको लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है। दूसरा चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से हो जाएगा यहाँ पे माइनस और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर डैश, ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर माइनस आर डैश क्यू। तो ये हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें, ये जो वेक्टर है इसको सॉल्व करें और आर और एल में जो रिलेशन है उसको यूज करके, देयर आर सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स दैट कैन बी डन टू रीच टू एक ऐसी जगह हम पहुंचेंगे जहां हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में ले सकते हैं।
तो मैं वो स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड इवन, बट यू शुड नो हाउ इट इज, ये आता कैसे है, ये स्टेप आपको समझ आना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर हम आर डैश को ही ओरिजिन मान लेंगे, ये जहां पे आर डैश है इसको ओरिजिन हम यहाँ शिफ्ट कर लें, तो हमारा जो आर डैश है ये खत्म हो जाएगा, ये आर डैश विल बिकम 0, सो इक्वेशन विल गेट सिंप्लीफाइड। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आ गया, ये आएगा एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन के बाद 1/4πε0 3 r डॉट p क्या है, डाइपोल मोमेंट है, एंड r टू द पावर 5 माइनस p/r³। ये हमें मिल जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसके बीच के जो स्टेप्स हैं वो हम लिख नहीं रहे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब जो R है वो P के पैरेलल है, और दूसरा केस होगा जब R जो है वो परपेंडिकुलर है P से, मतलब ये लोकेट पोजीशन है या ये पोजीशन है, ये दो पोजीशन हमारे इंटरेस्ट की पोजीशन है। तो इसके लिए अगर हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हमको ये मिलेगा 1/4πε0 2p/r³, और इस सिचुएशन में हमको मिलेगा ER इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। तो आप देखें ये सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे होगा, ये इसका जो एक्सिस है, मतलब एक्सिस पे जो लोकेशन है इससे जितनी दूर जाएंगे वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी अगर हम उतनी दूर पे जाएं तो वहां पे जो स्ट्रेंथ होगा ये इसका 2 गुना होगा, ये यहाँ पे दो एक्सिस पे 2 गुना फील्ड है, ठीक है। और इसको स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मींस डोंट कंसीडर द वेक्टर फॉर्म, देन दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस इक्वेशन, ये जो हमने मेन इक्वेशन लिखी है ये रिड्यूस हो जाता है p/4πε0 r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, अगर हम लोग ये इसका और पॉइंट के साथ जो एंगल देखेंगे तो ये थीटा है। तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा अगर हम लोग स्ट्रेंथ लिखें, उसकी डायरेक्शन ना रखें, वेक्टर फॉर्म इसका हटा दें, या हम कहें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो वी रीच टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको मिल गया। और दूसरा चीज होता है पोटेंशियल, अगर हमको पोटेंशियल में इंटरेस्ट है तो पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो पोटेंशियल है थोड़ा सा हम और इसको रब करते हैं, एंड देन let us change the color of this pen when we are talking about potential। ठीक है, तो अब हम लोग चाह रहे हैं कि पोटेंशियल क्या होगा ये बताएं। पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसे ही जैसे ये यहाँ पे बनाया है ऐसे ही हम लोग मान लें कि ये -q ये +q ऐसे करके वो है, और ये पॉइंट P है, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं, तो वी कैन से ये r वेक्टर है और ये थीटा एंगल है, ये दो पैरामीटर है जिसके टर्म में हमको मिलेगा ये। अगर हमें कहने इसका लेंथ a है तो वी कैन राइट पोटेंशियल, दोनों चार्ज की वजह से हमको पोटेंशियल लिखना पड़ेगा 1/4πε0 q/r माइनस a cos थीटा माइनस qr प्लस a cos थीटा। इसको देखेंगे, और a cos यहाँ पे a जो है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, वही चीज यहाँ पे भी यूज होगा, और ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा 1/4πε0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो है हमको सिंपल फॉर्म मिलने वाला है इसका। दिस इज पोटेंशियल।
किसी भी जगह पे, और p cos थीटा है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो p डॉट r करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी कैन राइट 1/r स्क्वायर एज इन टर्म्स ऑफ ग्रेडियंट, जैसे हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी होता है, तो इस इक्वेशन को, ये जो v है और ये जो E है, इसमें भी हम लोग इस तरह का रिलेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट डाइपोल। अब हम लोग क्या कर पा रहे हैं, किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पोटेंशियल क्या है, ये हम लोग लिख सकते हैं, और ये हमें एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है। दूसरा, अब हम लोग थोड़ा इसका एक और एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। सो लुक एट दिस डाइपोल से क्या होता है। अगर हम कोई एक डाइपोल लें, जैसे ये जो डाइपोल है, ऐसा एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इसको हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो दोनों चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज एफ क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये भी क्यू ई लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, टॉर्क, आघूर्ण। आप लोग ये मैकेनिक्स से फेमिलियर हैं, तो हम भी उसके भी बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट जो टॉर्क होता है, इट इज अ वेक्टर एंड दिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कहीं भी टॉर्क निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे। दूसरा एक चीज और है कि पोटेंशियल एनर्जी, कोई डाइपोल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, और अगर हम इसका वेक्टर प्रोडक्ट ले लें तो माइनस पी कॉस थीटा, मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है दैट इज थीटा। यू कैन सी दिस थीटा हियर, यू कैन विजुअलाइज इट हियर। So this is all about dipole. If you know this much about dipole, so you can attempt any question based on this. So it is very important when we discuss about dielectrics, then again this dipole thing will come in the picture in understanding macroscopic properties of matter. माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जब हम समझना चाहेंगे तब हमको फिर से कहीं ना कहीं ये सब बात आएगा, लेकिन अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल में इतना चीज जाने तो कोई भी सवाल हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस पे कैसे सवाल आईआईटी जैम के पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले जो एग्जाम हुए हैं उसमें कैसे सवाल पूछे गए हैं, क्या हम इस इंफॉर्मेशन से वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस चीज को हमको समझना है, और इसी से हमको पता चलेगा कि हमारा पढ़ाई जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो रोज की तरह अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स की। सो रीड दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन 2006 में ये सवाल पूछा गया है आपसे, इसको पढ़ेंगे। और इन जनरल जो मैंने ऑब्जर्व किया पुराने सालों के एग्जाम में, इससे थोड़ा बड़ा सवाल पूछा गया है, मतलब 2 नंबर के सवाल जो होते हैं उसमें हमको ये सवाल मिलते हैं। तो एक सवाल ये है, इसको देखिए, पढ़िए और समझिए और देखिए क्या हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो कह रहा है 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, 2 डाइपोल रख दिया इसने, P1 P2 कहां पे, एक ओरिजिन पे रखा है, एक एक्स एक्सिस पे, एक 100 पे रखा है, विद बोथ ऑफ देम पॉइंटिंग इन जेड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी दिया है किस डायरेक्शन में है, विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल्स, डाइपोल का ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया और एक डाइपोल को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल्स आफ्टर मूविंग टू दैट बिफोर मूविंग इज। अच्छा सवाल है, लेकिन बहुत हल्का सवाल भी नहीं है, ऐसा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं है, थोड़ा सा इसको हमको करना पड़ेगा। तो 2 नंबर का सवाल होगा तो उसमें कुछ वक्त लगेगा, और हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा और वक्त लगेगा। हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ी हैं, जो पढ़ी हैं उसको हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो 2 डाइपोल हैं और ये कहाँ पे रखे हैं,
और किस डायरेक्शन में रखें ये लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तभी तो हम उसका रेशियो निकालेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डाइपोल दो जो है, एक है डाइपोल 1 और एक है डाइपोल 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डाइपोल 2 ड्यू टू डाइपोल 1 लिखते हैं। थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको मान लो E1 कह दे। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल सेंटर ऑफ डाइपोल 2। डाइपोल 2 के सेंटर पे डाइपोल 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम लोग लिख रहे हैं। ये क्या होगा? हम वही अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे 4πε0 3 P1 मतलब डाइपोल 1 की वजह से एंड R divided by R to the power 5 minus P1 by R cube। ये सेम एक्सप्रेशन हमने अभी लिखा था पिछली स्लाइड्स में। तो हमको ये एक्सप्रेशन आना चाहिए क्योंकि ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। और फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी भी अभी हम लोगों ने सीखा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल 2 इन दिस फील्ड E1 क्या होगा? ये हम इसको मान लें U से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया? माइनस P2 डॉट E1। कैपिटल कर लेते हैं। हम लोगों ने एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल u से किया है तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग u से करते रहे। तो ये हो गया P2 डॉट E1। तो ये भी इसमें रख दे और P1 P2 क्या है इसको भी समझ लें। दो डाइपोल हैं, P1 P2 कहीं पे रखे हैं तो P1 P2 वेक्टर हैं और ये वेक्टर है तो हमको इसकी डायरेक्शन समझनी पड़ेगी। तो P1 जो है दिस इज इक्वल टू P1 जेड डायरेक्शन में रखा है तो हम लोग K की डायरेक्शन लिखेंगे ऐसे एंड P2 को हम लिखेंगे P2, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है। अब ये जो R हम रिफाइन कर रहे हैं ये क्या है? पहले पोजीशन एक है, दूसरी पोजीशन एक है, तो R भी हमको उसी हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर हम इसको इनिशियल कह दे, R इनिशियल, शुरुआत में R की वैल्यू क्या है? तो दिस इज अ वेक्टर। क्योंकि ये हमको फॉर्मूला में सब रखना है, हमको P1 P2 वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमको वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखना समझना भी पड़ेगा। 1 माइनस 0 ये 1 है ऐसे, I कैप 0 0 0 माइनस j कैप एंड 0 माइनस 0 k कैप। तो ये क्या हो गया? I कैप। RI क्या है? I कैप 1 माइनस 0 मीन्स 1, एक यूनिट है I कैप। और जो ऐसे ही अगर हम लोग इसको देखें दूसरे वाले को कहां शिफ्ट किया गया? 0 to 0 पे। तो जो RF होगा मतलब फाइनल R होगा तो ये 2I हो जाएगा। ठीक है। नो ये किस डायरेक्शन में मूव हुआ है? जेड में, वाई में, तो ये हो जाएगा 2J। ठीक है। RI RF दोनों हमको मिल गए, हमको P1 P2 मिल गए। अब इसको अगर हम रखेंगे तो हमको कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो P1 डॉट R1 है तो P1 को हम R1 करेंगे तो ये K है, ये I है, ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही P2 P1 R1 0 एंड P2R इज इक्वल टू 0, चाहे इनिशियल के लिए RI के लिए हम बात कर रहे हैं इस समय। और P1 P2 क्या होगा? ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल वो है, तो ये मैग्नीट्यूड P1 P2 हो जाएगा। अब हम लोग तो इतना समझने के बाद अब हम लोग लिखें ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था इस चीज को। इनिशियल इसका वैल्यू क्या होगा? 1 अपान ये वाला 0 हो गया तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
P1 P2, ठीक है, ये यहाँ पे है, इसको यहाँ रख रहे हैं, तो P1 P2 बचेगा। P1 P2 इज इक्वल टू, ये P1 P2 हो गया डिवाइडेड बाई आर क्यू, और जो फाइनल है वो क्या होगा, यहाँ पे r का वैल्यू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो पहले में क्या है, यहाँ पे इनिशियल में r इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड उसका तो 1 है, तो 1/4πε0 P1 P2 बाई r खत्म हो गया, r1 है ना तो चला गया। फाइनल में जब हम करेंगे 1/4πε0 P1 P2 बाई r क्यूब, ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड अगर देखें तो 2 है, तो ये हो गया 1/4πε0 P1 P2 बाई 2 की पावर 3 मतलब 8। तो अगर अब हम लोग क्या कह रहा है, इसका रेशियो बताना है हमको, तो क्या हो गया UI UF फाइनल वाला डिवाइडेड बाई UI, ये कह रहा है बाद में जो हुआ उसको पहले वाले से रेशियो बताओ, तो ये क्या है, यहाँ पे 1/8 है, और ये तो इसकी वैल्यू आ गई 1/8। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू ऑल कि ये कैसे 1/8 आया, और ये ऑप्शन हमारा सही हो गया डी। तो देखो आपको समझना है, हमको ये एक्सप्रेशन पता था, उसके बाद हमने उसकी एनालिसिस की एंड इट वाज सिंपल। तो वी नीड टू नो दिस फार्मूला ऑलरेडी रेडीमेड, क्योंकि इसमें इतना करना ही है, अगर आपको ये फार्मूला भी डेराइव करने हो तो फिर एग्जाम में नहीं कर सकते, तो वी नीड टू नो दीज फार्मूलाज। ओके, सो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो आई थिंक इट इज क्लियर। लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन जो पूछा गया है IIT जैम के एग्जाम में और इसी टॉपिक से, ये 2016 में पूछा गया, 2016 में इस सवाल को पूछा गया है। और ये कैसा सवाल है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब इस सवाल को आंसर करने के लिए हमको थोड़ा अलग समझना पड़ेगा। इसमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें कई सही हो सकते हैं, और जब तक आप सारे सही नहीं मार्क करेंगे तब तक आपको कुछ मार्क्स मिलेगा नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या ऑप्शन सही है। So for an electric dipole with moment P is equal to P0 EZ, z डायरेक्शन में है, placed at the origin, तो क्या क्या सही होगा, ये इसने एक चीज बता दिया कि ये जो P है डाइपोल का, ये है P0 e to the power z, ये EZ मतलब z कंपोनेंट यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ z, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पोटेंशियल पढ़ा था, ये पहला सवाल कह रहा है पोटेंशियल फॉल्स एट 1/r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पोटेंशियल पढ़ा था, आपको याद होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 1/4πε0 p cos थीटा बाय r स्क्वायर, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये पहला वाला तो सही है। अभी लेकिन काम नहीं हुआ, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता उसमें सिर्फ एक ही सही करना सही होता तो ये हो गया, बस बाकी देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे काम ज्यादा है लेकिन सवाल का नंबर भी ज्यादा है, 2 नंबर का सवाल। फिर कह रहा है ए स्फेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओरिजिन पे ये जेड डायरेक्शन में ऐसे डाइपोल रखा है, ओरिजिन पे कह रहा है इक्विपोटेंशियल, अगर हम लोग स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करें तो इक्विपोटेंशियल होगा, सही है क्या। पहली स्लाइड में जब हमने पिक्चर देखी थी तभी हमने दिखाया था कि उसमें जो है अलग अलग तरह के कुछ सर्किल बन रहे थे यहाँ पे और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस थे। हो ही नहीं सकता ये, एक माइनस है एक प्लस है और इक्विपोटेंशियल सर्किल स्फेरिकल हो जाए, नहीं होगा, तो ये वाला तो गलत है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस इनक्लोजिंग द ओरिजिन इज 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है अगर स्फेरिकल सरफेस है ओरिजिन को इनक्लोज करता हुआ तो 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, नेट चार्ज इनक्लोज हो गया 0। और गॉस लॉ से अगर हम लोग ऐसे बना दें और वहां पे लिख दें E.ds
नॉर्मल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू यानी जीरो। तो ये सही हो गया। फिर कह रहा है रेडियल कंपोनेंट ऑफ ई इज जीरो एट एक्स वाई प्लेन। अगर हम लोग ये ऐसे एक्सिस ड्रॉ कर लें, इसको हम कहें एक्स है, इसको हम कहें वाई है, इसको कहें जेड है, तो ये डाइपोल ऐसे रखा है। तो एक्स वाई प्लेन मतलब इस प्लेन में बात कर रहे हैं, मतलब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो सिचुएशन है, पी और आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, अभी हमने लिखा ये वाला फॉर्मूला, तो रेडियल कंपोनेंट तो यही होगा जहां पे आर होगा। तो वो रेडियल कंपोनेंट जब पी डॉट आर जीरो हो गया, पी डॉट आर कैसा हो गया, पी और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो पी एंड डॉट आर जब करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो जाए तो रेडियल कंपोनेंट जीरो हो गया, तो ये वाला सही है। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। डाइपोल पे सवाल है और आपके सारे कॉन्सेप्ट को इसने चेक कर लिया, लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वो भी देख लें कि ये हमने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। डेरिवेशन रिगरसली नहीं किया, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लिया। तो ऐसे करके करेंगे, जब आप इसमें ए सी डी तीनों को मार्क करेंगे तो अब आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक भी छोड़ देते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। ये एग्जाम का जो पैटर्न है उसका बड़ा बहुत सारी चीजें होती है, आप बहुत कॉन्सेप्ट जानते हैं और छोटी सी एक चीज मिस हो गई तो आपको नंबर नहीं मिला, मतलब आपका जानना बेकार था इस एग्जाम के पर्पज में। तो आपका एक स्पेशल अटेंशन भी ये चाहता है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जानता है, और वो क्लियरिटी ना होने पे कितना बड़ा फाइन है इस चीज को भी समझना है। तो ये जो एग्जामिनर का माइंडसेट समझने वाली बात है, आपको ठीक से डीप नॉलेज होगा तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी बहुत जरूरी है। और आप इस डाइपोल पे सिंपल मैं आपको 20 सवाल कर रहा हूँ और आपको लगे वाह बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, तो उससे काम नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझनी चाहिए, और जो सवाल पहले पूछे गए हैं उनको देखना चाहिए, क्या ये सवाल हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो दैट इज वेरी गुड। आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू अटेम्प्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे सवाल हम कैसे अटेम्प्ट करें, आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज हम लोग थोड़ा, ये सवाल भी लंबे थे, रोज हम लोग जो सवाल बात करते थे ज्यादातर 1-1 नंबर के सवाल होते थे, आज ये 2-2 नंबर के सवाल हैं, तो मान लो 4 नंबर का सवाल हमने तब भी किया था, आज भी किया। तो अभी हम लोग यहीं पे रुकेंगे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आज हमने मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन देखे और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कांसेप्ट पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड कैसे सवाल पूछे गए वो डिस्कस किया। आप अपनी राय जरूर बताएं, कैसा लग रहा है, कैसे समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताएं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने लेक्चर्स में। तो इसके साथ ही आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे कुछ नई कॉन्सेप्ट, कुछ नए सवालों के साथ।